हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टाइटन एकेडमी में। तो जैसे हमने पिछले दो वीडियोस में वर्णमाला चैप्टर की थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिया है, तो उसी हिसाब से देखा जाए अब हम यहाँ से आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम प्रैक्टिस को दो पार्ट में करने वाले हैं। जैसे 20-22 क्वेश्चन आज करने वाले हैं और 20-22 क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपका वर्णमाला चैप्टर और इस चैप्टर से जितने में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे कवर भी हो जाएंगे। और आज मैंने सारे वो क्वेश्चन उठाए जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। जैसे कि आपने देखा, हिंदी की श ध्वनि है। ठीक है, जो स है ना, श कौन सी ध्वनि आती है हिंदी में? ये श शलजम वाला श है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने कल बताया था आपको कि च वर्ग के साथ अगर यश आप जोड़ते हो तो आपकी ये श ध्वनि आएगी, च वर्ग के साथ यश। ठीक है, तो च वर्ग हमारा उसमें आता है तालव्य में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा आंसर बी, तालव्य। ठीक है, तो आप जैसे अगले सवाल, कौन से निम्न में से कौन सा वर्ण जो है महाप्राण है? ठीक है, तो आप देखोगे मैंने बताया था कि 1, 3, 5 ये अंत्यस्थ अल्पप्राण होते हैं, और 2, 4 यानी जो क्रम था 2 और 4 वाला और ऊष्म, ये आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, तब इसमें से देखो, इसमें जो दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? ता के बाद था आता है, इसका मतलब था आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए, था। और इसके मतलब ऊष्म स और हा, ये तीनों आपके महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? आप ध्यान दो, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, जिसको मतलब या तो बोलने में आपके होठ जो है वर्गाकार आकृति न बनाए, या फिर होठों का मिलान ना हो। माँ में होठों का मिलान हो रहा है, ठीक है, ब में होठों का मिलान हो रहा है, उसी हिसाब से आप देखोगे तो आपका ऊ में भी होठों का मिलान हो रहा है, मगर आ इसमें आपके होठों का मिलान नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छोटी अंग व बड़ी अंग, जिसे आप अयोगभा बोलते हैं, इसे अयोगभा भी बोलते हैं, किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो ये दोनों ना, इन दोनों का मेल कहीं नहीं, इन दोनों का जो बनाव होता है वो कहीं ना कहीं छोटे आ से होता है। ठीक है, पहले हम छोटा आ बनाएंगे, उसी पे तो अनुस्वार लगाएंगे, तभी तो छोटी अंग बनेगी। और ऐसे ही बड़े आ के साथ अगर हम विसर्ग लगाएंगे तो आपका ये अयोगवा बन जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होगा हाँ। अगले पे आते हैं। अब बताइए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? मैंने अभी बताया था, कल भी बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5 और अंत्येष्टि, ये सारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। 1, 3, 5 आप देखोगे, पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, बाकी अब का खगा ये तो 1, 2, 3 लगातार आ रहे हैं, तथा ये भी तथा 1, 2, फिर उसके बाद में 5 आ रहा है डायरेक्ट, तो इसमें तो तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ए भी गलत है। तो आपका जो रियल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसमें तो बताने को नहीं, ढह भी नहीं है, सब आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा कि कारखाना, इसमें कहीं ना कहीं आ की मात्रा लग रही है, इन दोनों, इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा है, मगर कलरव में कोई भी मात्रा नहीं लग रही है, ये जो अमात्रिक है। ठीक है, अब तो वर्ण का अर्थ नहीं होता, वर्ण जो शब्द है उसका अर्थ नहीं होता। आप देखोगे एक गांव में जो होता है कि कौन सी जाति का है, तो जाति का मतलब वर्ण होता है, ये किस वर्ण का है, या फिर बोलते हैं ये इसका रंग क्या है, ये कौन से वर्ण का है, इसका मतलब वर्ण होता है। अब जो अक्षर को वर्ण आप बोलते ही बोलते हो जिसका क्षर न हो सके, तो इसका आंसर जो होगा ना, इसका जो आकाश शब्द का अर्थ वर्ण नहीं होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अयोगवा, अयोगवा किसे बोलते हैं? आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था अयोगवा जो विसर्ग को बोलते हैं, अयोगवा विसर्ग को बोलते हैं। कि महाप्राण जो होते हैं अलग होते हैं, महाप्राण को आपने बताया था मैंने 2, 4 और ऊष्म श और स। ठीक है, और ह, यानी ये सारे महाप्राण के संयुक्त व्यंजन आपको पता है। क्षत्रिय वाला छ और त्रिशूल वाला त्र और ज्ञान और श्री वाला श्र। ज्ञान मतलब ज्ञानी वाला ज्ञ। तो ये संयुक्त व्यंजन को बनाते हैं। अल्पप्राण की बात हो तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंत्येष्टि ये आपका अल्पप्राण बनाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन डिस्कस हुए। अब आते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण है आपका जो घोष नहीं है? घोष नहीं है। ठीक है, तो पहला और दूसरा, पहली दूसरी लाइन ये जो घोष के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आप देखोगे तो ता पहली उसमें आ रहा है, तो ट भी पहली में आ रहा है। ठीक है,
बात करोगे श की और र की, ये दोनों ही ऑप्शन आपके घोष नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से आप अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, यानी इसका मतलब ये है कि ट वर्ग की ध्वनि क्या है। अगर ट वर्ग की ध्वनि की बात की जाए तो ट वर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत बोला जाएगा। देखो यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, आप देखोगे क च ट त प, कचट तप। इसका मतलब इसका ट वर्ग आपका मूर्धन्य में आता है, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बनाया था। ट वर्ग पूरा आपका मूर्धन्य में आता है। आप क वर्ग की बात करोगे कंठ में आता है। ठीक है, उसी हिसाब से। तो अब अगले क्वेश्चन पाएंगे, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार जो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ होती हैं, जो कि आर टेट राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिसे आप छोटी अंग और बड़ी अंग बोलते हैं। ठीक है, इन्हें अयोगवाह भी बोलते हैं, अनुस्वार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। अगर आप प्रयत्न के आधार पर देखोगे तो आपकी ल किस प्रकार की। ठीक है, तो आपकी अगर ल ध्वनि की बात की जाए तो ल आपकी पार्श्विक ध्वनि है। ये इसका आंसर ए होगा। अगर आप करोगे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मैंने बताया था ढ और ढ, जिनसे कोई भी शब्द शुरू ना हो, वो होते हैं उत्क्षिप्त के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप बात करते हैं प्रकंपित की, तो प्रकंपित में आता है आपका र, जिसे लुंठित या प्रकंपित बोला जाता है, वो होता है र। और संघर्षशील आपका वो तीनों श, यानी सवाल, सिलजम और षटकोण वाला श और ह, ये आपके उसमें संघर्षी में आ ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कि किस शब्द में मतलब ऋषि स्वर का उपयोग नहीं हुआ। एक तरह से इसका आर टेट का क्वेश्चन आया हुआ। आप देखो कृपा में नीचे र उड़ रहा है। ठीक है, और आप कृष्णा में भी नीचे रहा है और दृष्टि में नीचे रहा है, पर रिवाज में ऋषि वाला र नहीं है। ऋषि वाले र की मात्रा जो लगती है, ये मात्रा उसकी लगती है किसी भी उसके साथ में देखोगे तो कृष्णा दृष्टि तुम लगी। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और ये जो विसर्ग है, इसके साथ तो पॉइंट भी लगा लेंगे, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसको क्या कहा जाता है इन दोनों को, तो इन दोनों को योगवाह कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस को कर भी चुका हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, तो उसमें रिवाज था, इसमें आज है, सेम आंसर है। बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन सेम है इसमें। ठीक है, तो इसमें को समझने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। आप देखोगे कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है त्र और छ, क के साथ में शा का मेल होके ये बनता है, छ बनता है आपका। और ता के साथ में रा का मेल होके आपका त्र बनता है। और अगर देखा जाए तो श के साथ में रा का मेल होते हैं आपका श्र बनता है। इसलिए इसका जो रियल आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य वर्ण है। आपको पूछा दंत्य वर्ण कौन सा है, तो जैसे पूछा जाएगा तो जो दंत्य वर्ण होते हैं च वर्ग दंत्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें च वर्ग का एक ही है, तो च, तो इसका मतलब इसी दंत्य वर्ण होगा। अच्छा नहीं सॉरी, च वर्ग दंत्य वर्ण नहीं, च वर्ग का आंसर नहीं, इसका आंसर होगा ये त, क्योंकि मैंने बताया था क च ट त और प, इनकी जो ध्वनि की बात है, क वर्ग के अंतर्गत आता है कंठ, और च वर्ग बोला जाता है उससे तालव्य से, और ट वर्ग बोला जाता है मूर्धन्य से, और त वर्ग बोला जाता है दंत से, और प वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। तो इसकी ट्रिक भी कचट तप के साथ में KTM 2। ठीक है, तो उसे आप सब याद रख सकते हो। तो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आपका त। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। 18वें में कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने पूछा है कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं ना, वो च वर्ग के अंतर्गत बोले जाने वाले 5 व्यंजनों को, जो च छ ज झ, ये छ छ ज जो होता है ना, इसके झनी सॉरी च वर्ग के अंतर्गत जो 5 व्यंजन होते हैं, तो वो सारे के सारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। ये एक अलग से क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है UPSC अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो घ जो है आपका ये पहले उसमें ही आ जाता है, क वर्ग में आ जाता है, तो क वर्ग की ध्वनि होती है कंठ। तो इसका मतलब
ये मूर्धा होगा, मूर्खा नहीं होता इसका। तो कंठ कंठ के अंतर्गत घ बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको कल बताया था हिंदी वर्णमाला में टोटल 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 25 तो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, कचटता पर पूरे वर्ग के हिसाब से देखा जाए इनका। ठीक है, और 4 होते हैं आपके अंत्यस्थ और 4 होते हैं ऊष्म। अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत बोले जाते हैं य, र, ल, व, और ऊष्म के अंतर्गत बोले जाते हैं श, श, स और ह। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार आप इसे बनाओगे तो ठीक है, अगर आप इसे बनाओगे तो आप देखोगे ना कि देखो आप इनके शब्दों को तोड़ तोड़ के देखो। आप कोई भी संतान, तो संतान को अगर तोड़ोगे ना, आप अगली संधि में समझाऊंगा, तो सम प्लस तान, इसका ये संधि विच्छेद बनेगा, सम प्लस तान। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से देखोगे तो संतान, तो इसका मतलब ये कि संतान और भी देखो क, तो ठीक है ना। तो जैसे आप देखोगे पूरी तरह से, अगर स को बिल्कुल ही डीपली जाके तोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई क्वेश्चन काफ़ी डीपली है, तो स के साथ हलन, तो उसके साथ लगेगा आ। ठीक है, तो आप देखो स के साथ आ इसमें सम में लग रहा है। ठीक है, तो फिर आते हैं सब के बाद में अनुस्वार लगता है, तो आ के बाद में अनुस्वार आता है, तो अनुस्वार सिर्फ ए और डी में 2 में ही लग रहा है संतान के साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए और डी में से ही होने वाला है। स के साथ इसे आप जाओगे तो अनुस्वार लग रहा है। ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, संतान, सकल। तो अब देखते हैं तीसरा सचल या सक्षम में से कौन सा सही है। ठीक है, अगर आप सचल या सक्षम में से देखना चाहोगे डीपली तोड़ के, तो आप देखोगे सचल, तो स तो एक साथ टूट जाएगा। अगर बात करोगे च की, तो च जो है क के अगले वर्ग में आता है, क वर्ग पूरा अलग है तो च वर्ग होता है अलग। अगर आप करोगे इसकी एक तरह से, अगर आप 6 की बात करोगे, जैसे ये 6, तो इसका मतलब होता है क और प्लस श, तो इस वर्ड में कहीं ना कहीं क पहले आ रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं कहीं क पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन बनेगा डी आंसर, जो सही आंसर होगा इसमें जो क श। तो आप देखोगे संतान, सकल तो हमारे पहले बन ही गए थे, तो इसमें अच्छा क पहले आता है या च पहले आता है, उसी से आप अंदाज लगा सकते हो। च तो बाद में आता है ना, क पहले आता है। अगर आप 6 को तोड़ोगे अच्छे से, इसी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है इस प्रैक्टिस सेट का। तो 20 क्वेश्चन को हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, छ का क्रम जो है क और क में हलंत लग के प्लस श, तब बराबर ये छ बनता है। इसका मतलब क का जो क्रम है ना, वो क के बाद आता है। इसका रियल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आज का प्रैक्टिस सेट होता है पूरा। तो हम बचे कुछ 20 क्वेश्चन को अगले प्रैक्टिस सेट में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको वर्णमाला से कहीं से भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, 25 से क्वेश्चन को बना पाओगे। उसके लिए पर आपको पहले 2 थ्योरी क्लासेस कवर करनी होंगी। ठीक है, तो बाकी थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।